हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इधर मृत्युंजय के कमरे में धैर्य बाथरूम से अपने कपड़े साफ करके बाहर आता है। मृत्युंजय तब तक अव्यक्त को अपनी गोद में उठाए थपथपा रहा था। धैर्य मृत्युंजय के गोद में अव्यक्त को देखकर थोड़ा सा छिटक जाता है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, मैं पहली बार आपके बेटे को देख रहा हूँ भाई, और मेरी पत्नी को भी पहली बार देख रहे हो। मेरा मतलब घूर रहे हो। मृत्युंजय ने रूढ़ आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर धैर्य जल्दी से बोला, नहीं भाई, मैं भाभी को घूर नहीं रहा था। ओह चलो अच्छी बात है, तुम्हें याद है कि वो तुम्हारी भाभी है, वरना मुझे लगा अभी उसे उठाकर ले जाओगे। मृत्युंजय ने दांत पीसते हुए कटाक्ष भरी आवाज़ में कहा, जिस पर धैर्य अपना सिर झुकाते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी भाई, मुझे भाभी को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए था। मृत्युंजय व्यक्त को अपनी गोद में पकड़े धैर्य के सामने आकर बोला, उसके ऊपर अपनी नज़र के अलावा किसी और की परछाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, इसलिए दोबारा नज़रें सिर्फ कदमों में होनी चाहिए। भाभी है तुम्हारी, समझे बात, वरना मैं नज़र उठाने के लिए ना सिर रखता हूँ और ना सिर उठाने के लिए गर्दन। धैर्य को अपने पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी महसूस होती है, जो कि सिर्फ डर बयां कर रही थी। वो जल्दी से अपने सिर पर हिला देता है, तभी महक ट्रे लेकर वहां आ जाती है और कॉफ़ी टेबल पर रख चाय का कप कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए मृत्युंजय से कहती है, अरे अभी जाग गया, रो रहा था क्या? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए महक की तरफ कदम बढ़ाकर बोला, नहीं रो नहीं रहा था, खेल रहा था। जिसे सुनकर महक ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, दीजिए मैं इसे बाहर ले चलती हूँ। मृत्युंजय महक के गोद में अव्यक्त को देख कर धैर्य की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम इसे पहचानती हो? महक एक नज़र धैर्य को देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, जी नहीं। कौन है ये? मृत्युंजय धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारा देवर है, ध्रुवी का बड़ा भाई है। धैर्य महक मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मतलब जब हम सुधांशु का रिश्ता लेकर जाएंगे तब इनसे बात करना होगा? धैर्य महक की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोला, सुधांशु? आप सुधांशु अवस्थी की बात कर रही हो? मृत्युंजय धैर्य की बात सुनकर बोला, हाँ उसी की बात कर रहे हैं, महक का छोटा भाई है वो। मृत्युंजय की बात सुन धैर्य महक की तरफ देख कर बोला, आई एम सॉरी भाभी, मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे आपका भाई बिल्कुल नहीं पसंद। निहायती बदतमीज लड़का है वो। जिसे सुनकर महक धैर्य को देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बदतमीजी की है मेरे भाई ने? धैर्य कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुवी आते हुए बोली, आप बता रहे हो सुधांशु के बारे में, तो सीधा सीधा बताना जो आपने भी उससे कहा था। धैर्य ध्रुवी की बात सुनकर अकड़ते हुए बोला, हाँ तो मैं वही बताऊंगा जो मैंने कहा था, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। मृत्युंजय धैर्य और ध्रुवी को एक एक नज़र देखने के बाद बोला, हो क्या रहा है, कोई बताएगा यहाँ पर? धैर्य मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, जिस दिन आपके घर में नामकरण का फंक्शन हो रहा था, उस दिन ये सुधांशु ध्रुवी को लेने के लिए घर गया था। महक धैर्य की बात पर बीच में बोली, हो क्योंकि मैंने ही सुधांशु से कहा था ध्रुवी को लेने जाने के लिए, तो क्या गलती हो गई उसमें? धैर्य महक की बात पर 1 मिनट उसे देखने के बाद जल्दी से नज़रें हटाकर बोला, उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी से बात की। भाई आप ये नहीं बता रहे हो कि 50 करोड़ रुपए का लालच दे रहे थे सुधांशु को मुझे छोड़ने के लिए? ध्रुवी ने थोड़े गुस्से में कहा। ध्रुवी की बात सुन महक धैर्य की तरफ देखते हुए बोले, आपको लगता है कि मेरा भाई मिडिल क्लास फैमिली से है, तो क्या अपने ईमान को और परवरिश को आपके 50 करोड़ के तले बेच देगा? धैर्य महक की बात सुनकर जल्दी से बोला, मुझे पता नहीं था कि वो आपका भाई है। मृत्युंजय धैर्य की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या मतलब कि अब तुम्हें पता चला कि वो महक का भाई है, तो तुम उसकी शादी ध्रुवी से करवा दोगे? मृत्युंजय की बात सुनकर महक इसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताइए, आप सुधांशु के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हो या फिर उसकी मुसीबतें और बढ़ा रहे हो? ध्रुवी महक की बात सुनकर बोली, कौन क्या कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाभी, मैं सुधांशु से ही शादी करूंगी। महक ध्रुवी की बात पर मृत्युंजय को आंखें दिखाते हुए बोली, आपसे तो बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर महक अव्यक्त को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय एक प्यारी सी आह भरने के बाद ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अदिति के प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए कहा था ना, क्या खबर है? ध्रुवी मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे लगता है कि आपको
उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्यों, उसकी तबीयत ठीक नहीं? तबीयत ठीक तो है ना? मृत्युंजय ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, जिसके जवाब में ध्रुवी अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, वो ठीक है भाई, लेकिन वो प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रही है। हर वक्त कमरे में रहती है, किसी से मिलती भी नहीं। अगर यही हाल रहा तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, कल से अदिति प्रैक्टिस पर आ जाएगी, तुम बस उसके मैच पर ध्यान दो। ध्रुवी मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर ध्रुवी कमरे से निकल कर चली जाती है। ध्रुवी के जाने के बाद मृत्युंजय अपना कोट निकाल कर सोफे पर परफेक्ट शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, लगता है काफ़ी पैसे कमा लिए हैं तुमने। 50 करोड़ का लालच दे रहे हो मेरे साले को। धैर्य मृत्युंजय के बात पर धीरे से बोला, आप बीच में नहीं आते तो शायद आज वो मेरा साला होता। धैर्य की बुदबुदाहट पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, क्या कह रहे हो तुम? धैर्य जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे पता नहीं था कि वो आपका साला है। मृत्युंजय अपना शर्ट निकाल सोफे पर फेंक शर्टलेस होकर धैर्य के सामने आकर बोला, तुम जिस तरीके से महक को देख रहे थे, तुम उसे जानते हो? धैर्य अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं नहीं जानता, मैंने बस उन्हें देखा था, अभी नहीं, साल भर हो गए। काफ़ी वक्त से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि मृत्युंजय सारंग के घर का इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होता। और इसके बारे में तुम जानकारी निकलवा रहे थे। वो मृत्युंजय सारंग की पत्नी है, समझ रहे हो ना तुम? मृत्युंजय ने अपने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिस पर धैर्य अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मृत्युंजय धैर्य के कंधे को झाड़ते हुए बोला, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, इतना कि मैं किसी को भी जान ले सकता हूँ। तो जो भी तुम्हारे दिल में जज्बात हैं उन्हें कभी बाहर लाने की कोशिश मत करना, अपने दिल में ही दफन कर दो। इतना कहकर मृत्युंजय वॉशरूम की तरफ चला जाता है। धैर्य को मृत्युंजय के अपने पास होने पर एक डेंजरस वाइब्स आ रहे थे। उसके जाते हुए राहत की सांस लेते हुए बोला, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुद मरने के लिए शेर की माद में घुस आया हूँ। आज के बाद नहीं आऊँगा इस घर। ये कहते हुए उसकी नज़र वॉल पर लगी महक की तस्वीर पर जाती है, जहाँ मृत्युंजय कुर्सी से टेक लगाकर खड़ा हुआ था और महक किसी रानी की तरह उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। धैर्य उस तस्वीर को देखते हुए बोला, जज्बात तो नहीं रोक सकता भाभी, लेकिन उम्मीद इतना ज़रूर करूँगा कि कभी तो आप मुझे मिलोगे। इतना कहकर धैर्य महक के चेहरे पर हाथ फेर कर कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय नीचे आता है तो देखता है ध्रुवी और धैर्य जा चुके थे। मृत्युंजय पालने की तरफ देखता है, जहाँ पर अव्यक्त और समृद्धि साथ में लेटे हुए थे और अव्यक्त समृद्धि को लात मारे जा रहा था और समृद्धि उसे घूरे जा रही थी। मृत्युंजय उन दोनों की तरफ एक नज़र देखने के बाद वैशाली और महक की तरफ देखते हुए बोला, इन दोनों को टीका लगवाने के लिए लेकर जाना है। जिसे सुनकर वैशाली मृत्युंजय से बोली, आप चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन देखो मेरा बेटा कैसे तुम्हारी बेटी को पीट रहा है। मृत्युंजय ने पालने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे देखकर वैशाली किचन की तरफ जाते हुए बोली, मार खाने दो, हमको क्या करना है, गलती कर रही होगी, दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। जिसे सुनकर मृत्युंजय समृद्धि के पास जाओ उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, तुम सच में एक चुड़ैल हो। अवस्थी मेंशन में विकल्प और विप्लव अवस्थी मेंशन आए हुए थे। शैलेंद्र उन दोनों को देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विप्लव शैलेंद्र की बात सुनकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, अदिति हमारे घर की बहू है। पता है कि आप भूल गए, पहले अदिति उस घर की बहू थी, लेकिन अब तो अवस्थी फैमिली की बेटी है, इसलिए तुम लोग कभी भी मुंह उठाकर आकर उससे नहीं मिल सकते। शैलेंद्र ने सोफे से उठते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लव अपने दांत पीसते हुए बोला, देखिए अंकल, हमें बदतमीजी करने पर मजबूर मत कीजिए। शैलेंद्र विप्लव की बात सुनकर ताली बजाते हैं तो बहुत सारे बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं। शैलेंद्र बॉडीगार्ड्स को विप्लव और विकल्प की तरफ इशारा करते हुए बोले, इन दोनों को निकाल कर फेंको यहाँ से। बॉडीगार्ड्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हैं ऊपर से फलक चिल्लाते हुए बोले, रुक जाओ। फलक के चिल्लाने पर सारे बॉडीगार्ड्स रुक जाते हैं। फलक सीढ़ियों से नीचे आते हुए शैलेंद्र से बोली, डैड,
आप भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती। अदिति सारंग परिवार की अमानत है और उसके साथ में शोभित भाई का नाम जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र फलक के बात पर अपने दांत पीसते हुए बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मर चुका है और मरे हुए मुर्दे जिंदा होकर नहीं आते। फलक शैलेंद्र को इग्नोर कर विप्लो की तरफ देखते हुए बोले, वापी काफ़ी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। विप्लो अपना सिर हिलाते हुए बोला, बनी कहाँ है? अदिति कमरे में है, जाओ मिल लो। फलक ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे देखकर विप्लो अपना सिर हिलाता है और विकल्प के साथ कमरे की तरफ चला जाता है। उनके जाने के बाद फलक शैलेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के कारण हूँ, वरना मुझे आपके इस घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदिति से कोई भी मिल सकता है, आप उन्हें नहीं रोक सकते। शैलेंद्र फलक के बात सुनकर उसके सामने आकर बोले, जब तक शोभित जिंदा था तब तक अदिति का उस घर से लेना देना था। अब वो मर चुका है, रास्ते से हट चुका है, उससे जुड़े लोगों का भी अदिति से कोई लेना देना नहीं है। फलक शैलेंद्र की आंखों में देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोले, कहीं सबके पीछे आपका तो हाथ नहीं है ना? शैलेंद्र का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को बरकरार रखे हुए दांत पीसते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं एक खूनी हूँ और मैं उस शोभित को मारूंगा? फलक कुछ कहते उससे पहले एक बॉडीगार्ड आकर शैलेंद्र से बोला, सका आया है। जिसे सुनकर शैलेंद्र अपना सिर हिलाते हुए बोले, उससे कहो माल तैयार है। बॉडीगार्ड अपना सिर हिलाकर बाहर की तरफ चला जाता है और शैलेंद्र एक नज़र फलक को घूरने के बाद अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। फलक उन्हें जाता हुआ देखने के बाद खुद से बोली, कुछ तो है, लेकिन क्या, पता लगाना होगा। इतना कहते हुए फलक अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज कर देती है। इधर विप्लो पूरे कमरे को देखते हुए अदिति की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप बैठी हुई थी। उसके बाल तेल से भरे हुए थे और 2 चोटी थे। उसने सूट सलवार पहन रखा था। विप्लो अदिति के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है तो अदिति उसकी तरफ देखने लगती है। विप्लो अदिति के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो हम बाहर चलते हैं। अदिति अपने हाथ पीछे लेते हुए बोली, मुझे मन नहीं है। विप्लो अदिति के दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुम्हें मेरी कसम। अदिति अपने दोनों हाथ पीछे लेते हुए बोली, मैं नहीं मानती, मुझे नहीं जाना। विकल्प अदिति की बात पर बोला, हम तुम्हें मोमोज, बर्गर और सैंडविच खिलाने लेकर चलेंगे, अब चलोगे? अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैंने खाना छोड़ दिया है। विप्लो अदिति की बात पर वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हारा वार्डरोब है? अदिति अपना सिर हिला देती है तो विप्लो वार्डरोब खोलकर अदिति के लिए एक सुंदर सा ड्रेस निकाल कर उसे देते हुए कहता है, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम इसे पहनो। अदिति तुरंत मना कर देती है। विप्लो और विकल्प उसे कई बार मनाते हैं, लेकिन अदिति नहीं मानती, जिस पर विप्लो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हम बेवकूफ़ हैं जो चाहते हैं कि तुम नॉर्मल हो जाओ। कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, जाना था वो जा चुके हैं, इतना सेल्फिश मत बनो। उनके बाद हम भी हैं, दुनिया में बहुत से लोग हैं, दुनिया में आगे बढ़ो। कब तक यूं ही इस बंद कमरे में पड़ी रहोगे? हम सब वहाँ परेशानी से मारे जा रहे हैं और तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे हुई हो। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? अदिति नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझसे नहीं हो रहा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फलक ने अंदर आते हुए कहा, जिसे सुनकर अदिति उसकी तरफ देखने लगी तो विप्लो ड्रेस अदिति की तरफ बढ़ाकर बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो हमारे साथ। तुम्हें अपनी शोभित जी का सपना भी तो पूरा करना है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनकर। अदिति विप्लो की बात पर खुद की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही? बहुत बहन जी लग रही हो। विप्लो ने उसकी चोटी में लगे रबर बैंड को खींचकर कहा, जिसे देखकर अदिति विप्लो को 2 मिनट घूरने के बाद उसके हाथ से ड्रेस लेते हुए बोली, मुझे खुद को बदलना होगा। इतना कहकर अदिति वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फलक उसके जाने के बाद विप्लो और विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों का थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं। विप्लो फलक की बात सुनकर बोला, वो जो करना चाहती है करने दो। अब उसे इतना मजबूत बनाना है कि उसे किसी के मौत से भी फर्क ना पड़े। फलक विप्लो की बात पर बोली, 3 हफ्ते बाद उसका नेशनल कंपटीशन है, लेकिन उसका वज़न काफ़ी घट गया।
विप्लव फलक के बात पर बोला, कल सुबह से उसकी टाइट डाइट के साथ प्रैक्टिस शुरू होगी। आप उसके मैनेजर बनोगे। उसके खाने पीने से लेकर उसके मॉर्निंग और इवनिंग सेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है। फलक विप्लव के बात पर बोली, लेकिन जीजू ने ये काम ध्रुवी को दिया था। विप्लव फलक की बात पर बोला, आप उसके साथ रहती हो तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। फलक अपना सिर हिलाते हुए कुछ पल चुप रहकर बोली, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। विप्लव फलक के बात पर आंखें चढ़ाते हुए बोला, कैसी बात? यही कि जिस दिन शोभित जीजू का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन डैड यूनिवर्सिटी गए थे और मैंने इस बारे में अदिति से बात की थी। तब उसने मुझे बताया था और आज जिस तरीके से मैंने उनके चेहरे का एक्सप्रेशंस देखे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई दुख ही नहीं है शोभित जीजू के चले जाने पर। इसलिए मुझे बस ये कंफर्म करना है कि सच में इनका कोई हाथ तो नहीं है ना। फलक ने अपनी ओपिनियन रखते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लव और विकल्प एक दूसरे को देखने के बाद बोले, क्या क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? फलक उन दोनों के सवाल पर उन्हें बताने लगती है। अदिति दरवाजे के पास खड़ी उन लोगों की बातें सुन रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल चुके थे। इधर मित्तल एंड चावला हाउस में चित्रांक अपनी एक फाइल पढ़ रहा था। तभी करण वहां आकर बोला, तुम इतना टेंशन किस बात का ले रहे हो? चित्रांक करण की बात पर उसकी तरफ देखते बोला, किसी बात का नहीं और मुझे यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मृत्युंजय सारंग को हम जो प्रपोज देंगे उसके बाद वो हमें मना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर करण चित्रांक को देखते हुए बोला, आई डोंट नो व्हाई, जब तक तुम उस घर का नाम लेते हो ना ऐसा लगता है जैसे तुम उनसे मिलना चाहते हो। चित्रांक करण की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें जलन हो रही है? करण अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे क्यों जलन होगी? तुम्हारी फैमिली है जैसे मेरी फैमिली है, वहाँ पर तुम्हारे सारे भाई हैं, मिलने का मन तो करेगा ना। जिसे सुनकर चित्रांक एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मेरा क्या रिश्ता है उनसे। करण चित्रांक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आंटी ने जो सैक्रिफिस तेरे लिए किया है ना, अगर तेरी जगह मैं होता तो अभी तक उस आदमी को जान से मार चुका होता। चित्रांक करण की बात पर बोला, इसलिए तो कहता हूँ तू पागल है। उस आदमी की अपनी फैमिली है, उसे भी तो बर्बाद करना है ना। जिस तरह से मैं अकेले जी रहा हूँ उसे जीने पर मजबूर करना है ना, उसकी औलाद को उससे छीनना है ना। ये सुनकर करण हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैंने सुना है कि तेरा भाई है। चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, सारंग खानदान के सिर्फ एक ही प्रिंसेस है, मीरा सारंग, जो अब तक कशिश मित्तल की वाइफ है और मेरी भाभी है। बाकी सारंग परिवार में सिर्फ लड़के हैं, जिनमें से तुम भी एक हो। करण ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।